हेलो एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आ, ये दो आरएल सर्किट्स दिए हुए हैं। आरएल सर्किट या एलआर सर्किट भी कह सकते हैं। साइड बाय साइड रखे हुए हैं। एक एलआर सर्किट इधर है, एक एलआर सर्किट इधर है। इसमें एक इंडक्टर और एक रेसिस्टर लगा हुआ है। सभी की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, एक सर्किट ये हो गया, एक सर्किट ये हो गया, साइड बाय साइड ऐसे पुट कर दिया गया। ठीक है, रख दिया गया। और ये इसमें स्विच एक इधर लगाई गई है, इस वाले में भी एक स्विच लगी हुई है। और इन दो स्विचेज को साइमल्टेनियसली क्लोज किया जाता है, एक साथ एक ही टाइम इंस्टेंट पे दोनों को क्लोज कर दिया जाता है। अब क्वेश्चन में ये लैंग्वेज कहा गया है, फाइंड आउट करिए कि जैसे ही हम साइमल्टेनियसली क्लोज कर देते हैं स्विचेज को, तो दोनों वोल्टेज सोर्सेस इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा, जैसे ही हम करंट स्विच को क्लोज करेंगे, करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगी, फ्लक्स चेंज होगा, तो क्या होगा, इसमें एक अपोजिंग बैक ईएमएफ जो होता है ना, सेल्फ इंडक्शन की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्लो करना स्टार्ट करेगा। एक और होगा जो इसकी करंट, क्योंकि जब भी हम क्लोज करेंगे दोनों में करंट फ्लो करेंगे, तो यहाँ पर फ्लक्स जो होगा इससे जाने वाला तो इसके साथ लिंक करेगा। द फ्लक्स ऑफ दिस आल्सो एसोसिएटेड विद दिस, और इसका फ्लक्स इसके साथ लिंक करेगा। और वो किस तरीके से लिंक कर रहा है वो भी मैटर करेगा, बाद में करते हैं, उसको बताते हैं। तो ये जो है आपस में एक दूसरे के फ्लक्स एक दूसरे के साथ लिंक भी करेंगे, या तो अपोजिशन में होंगे या सपोज करेंगे। वो डिफरेंट थ्योरी जो आपके कोर्स से बाहर है। ठीक है, और साथ में इनका अपना जो फ्लक्स चेंज हो रहा है उसकी वजह से भी एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। इसका फ्लक्स जो चेंज हो रहा है, इसका फ्लक्स इससे इसके थ्रू जाएगा और वो चेंज होगा, उसकी वजह से यहाँ एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमेना। इसीलिए म्यूचुअल इंडक्टेंस भी दिया हुआ है, सेल्फ इंडक्टेंसेस भी दिए हुए हैं। तो दोनों फिनोमेना यहाँ यूज हो रहे हैं, म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन। तो एक कॉइल में दो तरीके के ईएमएफ इंड्यूस होंगे, एक सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, एक ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन। ऐसे ही इसमें सेल्फ इंडक्शन की वजह से एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, एक म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा। खुद इसमें जो करंट जाएगी, ऐसे अचानक से जब हम क्लोज करेंगे तो करंट बढ़ना स्टार्ट करेगी, तो इनिशियली ये करंट का अपोज करेगा। ठीक है ना, बढ़ना स्टार्ट करेगी तो ये अपोज करेगा, तो एक ईएमएफ इंड्यूस करा देगा अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो वो सेल्फ इंडक्शन हो गया। बट इसमें भी तो करंट फ्लो करेगी और इसका फ्लक्स इसके साथ जाएगा, वो भी चेंज होगा, तो उस फ्लक्स चेंज की वजह से भी एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, दैट इज द म्यूचुअल ईएमएफ इंड्यूस ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ भी होगा और सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ भी होगा, दोनों ही कॉइल में। ठीक है, इसमें अपना अपना तो होगा ही, इसकी वजह से इसमें होगा, इसकी वजह से इसमें होगा, ये आप थ्योरी से जानते हो। ठीक है ना, तो क्वेश्चन में यही कहा गया, जैसे हम क्लोज करेंगे और करंट बढ़ना स्टार्ट करेगी, फाइनली करंट अपनी स्टेबलाइज हो जाएगी। तो ड्यूरिंग द स्टेबलाइजेशन ऑफ द करंट, ड्यूरिंग द स्टेबलाइजेशन ऑफ द करंट, फाइनली क्या होगी, स्टेडी स्टेट अकर कर जाएगी। वही पूछा गया है, जब इसमें स्टेडी स्टेट अकर कर जाती है, फाइनली करंट्स इसमें दोनों में स्टेबल हो जाती हैं, फिर कोई फ्लक्स चेंज नहीं होता है, करंट फ्लो कर रही होती है कांस्टेंट करंट, और दोनों में कोई फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है। उस स्टेडी स्टेट की बात कर रहा है, जब वो स्टेडी स्टेट पे दोनों सर्किट्स पहुंच चुके हैं, तो ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल, जिस समय करंट वरी होते होते करंट स्टेबलाइजेशन हो रहा है, ड्यूरिंग द करंट स्टेबलाइजेशन मतलब जीरो से बढ़ करके स्टेबल वैल्यू तक पहुंच गई, स्टेबलाइज हो गई, इस दौरान जो भी यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हुए थे, क्योंकि फाइनली तो करंट कांस्टेंट हो गई, फ्लक्स भी सब क्या हो गया, चेंज नहीं हो रहा है, तो ईएमएफ भी सारे इंड्यूस्ड वाले जीरो हो जाएंगे, चाहे वो म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से हो, चाहे सेल्फ इंडक्शन की वजह से हो। ठीक है, बट एक टाइम इंटरवल के दौरान जब तक करंट स्टेबलाइज नहीं हो जाती है, तब तक ये दोनों सोर्सेस, ये वाला सोर्स उस इंड्यूस्ड ईएमएफ के अपोज में वर्क करेगा, और ये वाला सोर्स इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आए हैं दोनों, उनके अपोज में वर्क करेगा क्योंकि वो अपोज कर रहे होंगे इस सोर्स का। ठीक है, तो ये भी
इंड्यूस्ड ईएमएफ्स के अपोजिंग में वर्क करेगा और ये भी इंड्यूस्ड ईएमएफ के अपोज में वर्क करेगा। दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी इन दीज कॉइल्स। ये हम लोग थ्योरी में पढ़ते हैं। तो जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ के अपोज में वर्क किया जाता है वो कॉइल्स के अंदर में या कॉइल्स के बीच में मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है, टोटल दैट मैग्नेटिक एनर्जी हमें एक तरीके से फाइंड आउट करनी है। वो कितनी होगी, क्या होगी, कैसे फार्मूला होगा, वो देखेंगे भी। ठीक है, लेकिन ये बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। बहुत सारे टीचर्स ने, बहुत सारे हाई फाई कोचिंग्स जो हैं उसमें टॉप लेवल के टीचर्स जो हम कह सकते हैं, पैसे की अगर बात करें तो करोड़ों पैसे पाते हैं वो, जो एडवांस और पता नहीं क्या क्या आईआईटीएन है। ठीक है ना, वो सभी ने अलग अलग तरीके, किसी ने तो कुछ नहीं बोला, किसी ने बहुत इस पे वो किया कि आईआईटी को ऐसे क्वेश्चन नहीं देने चाहिए, ये वो, किसी ने ऐसे ही सिंपली घुमा दिया। ठीक है ना, तो सब अपनी अपनी जगह ठीक है। ठीक है, उन्हीं का मैंने सोचा मैं भी कुछ चर्चा कर लेता हूँ इस पे। तो उनका तो निचोड़ नहीं बता रहा हूँ। आईआईटी कर क्या रहा है, बहुत सारी चीजें अंडरस्टूड मान ले रहा है। बहुत सारी आईआईटी नहीं कर रहा है ये, मैं आईआईटी को दोष नहीं दूंगा, एनटीए कर रहा है। एनटीए ने बिल्कुल कचरा मचा रखा है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे वो बना रहा है, आउट ऑफ कोर्स पूछ रहा है, जो आपके सिलेबस में ही नहीं है, जो बीटेक लाइफ में आप पढ़ोगे जाके। जब बीटेक करोगे तो उसमें आप थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में कहीं जाके चीज़ें वो सीखोगे, वो पूछ रहा है। लेकिन उसमें भी आधी अधूरी चीज़ें डाल रहा है। और उसके अलावा भी जो आपके कोर्स में है उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बना दे रहे हैं जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टूड कर देते हैं। कहाँ कौन चीज़ अंडरस्टूड करनी है वो स्पेसिफाई नहीं है भाई। बहुत सारी चीज़ें में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इस क्या लें डेटा को। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, हम दो रास्तों पे आ जाते हैं कि इस वाले पे जाएं, इस वाले पे जाएं, और थ्योरेटिकली भी वो चीज़ें डिफाइंड नहीं होती। इसीलिए पिछले कई सालों में एनटीए ने इतने गलत क्वेश्चंस दिए हैं, उस पर फिर उसने बोनस मार्किंग दी हुई है। तो ये सब एनटीए की वजह से गड़बड़ होता चला जा रहा है। लेकिन आईआईटी जब क्वेश्चन बनाता है तो बड़ी शालीनता के साथ हो, अगर उससे गलती हुई है तो बोनस भी देगा। लेकिन ये कहीं कहीं देता है, कहीं कहीं नहीं भी देता है। लेकिन आईआईटी में बहुत रेयर केस में गलतियां, जो आईआईटी के खुद आईआईटी के प्रोफेसर क्वेश्चन बनाते थे उसमें बहुत गलतियां कम होती थी। अब एनटीए ने किसको किससे बनवा रहा है, क्या कर रहा है, पता नहीं। ठीक है, तो एक्चुअली देखा जाए तो आउट ऑफ कोर्स है, क्योंकि अगर बहुत अच्छा बच्चा, टॉपर बच्चा है तो उसके अंदर माइंड में कंफ्यूजन आएगा और वो वहां पर गलती कर सकता है, या फिर दो दो आंसर दे सकता है, या कुछ एक ही आंसर देगा, हो सकता है वो वाला उसका गलत हो जाए, दूसरा वाला सही हो, तो वो फंस जाता है वहां पर। तो ऐसी जगह पर या तो दोनों आंसर मान्य हो या फिर उससे बोनस दे दिया जाए। यही रूल कहता है एक तरीके से। तो इसमें है क्या, इसको समझने से पहले इसमें कुछ एक छोटी सी मैं थ्योरी भी बताऊंगा। मतलब ऐसे डिसाइड करने के लिए क्या कैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ्स को हम पोलैरिटी देते हैं, है ना, वो डिसाइड करना पड़ता है हमें। तो देखिए, जब भी हम करंट इसमें स्टार्ट करेंगे तो इसकी टेंडेंसी होगी इस करंट को घटाने की। तो सेल्फ इंडक्शन की वजह से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा जो इस वाले का अपोज करेगा। तो उसकी पोलैरिटी जानना बड़ा आसान है। सेल्फ इंड्यूस्ड में कोई दिक्कत नहीं, करंट बढ़ रही है प्लस माइनस दिखा दीजिए अपोजिट डायरेक्शन में, अगर डिक्रीज कर रही है तो माइनस प्लस दिखा दीजिए, बस सपोज करेगा फिर इसका वो अपोजिंग सपोजिंग। ठीक है, बट जो हमारा म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है दोनों में, इसकी करंट की वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसकी करंट की वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, दैट इज द म्यूचुअल इंडक्शन। उसकी पोलैरिटी जानने के लिए हमें सेंस ऑफ वाइंडिंग पता होना चाहिए, इन वाइंडिंग्स का सेंस मालूम होना चाहिए। और ये बाकायदा आप जब इंजीनियरिंग में करोगे, वो भी कुछ पर्टिकुलर ब्रांच हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, या फिर ट्रिपल एक ब्रांच होती है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ऐसी दो तीन ब्रांचेज हैं, उससे अगर आप करते हो बीटेक तो ये फोर्थ या थर्ड सेमेस्टर में आप एक सब्जेक्ट पढ़ते हो नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस। उसमें और
खासकर ये मेन टॉपिक जिसकी चर्चा मैं करने जा रहा हूँ, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ही पर्टिकुलर उसका मतलब मेन टॉपिक है, बट इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी पढ़ते हैं थोड़ा बहुत उसका, और भी ब्रांच पढ़ते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल में ये कोर ब्रांच का ये टॉपिक है। तो वहां पर ये सेंस ऑफ फाइंडिंग मायने रखता है। यहाँ सेंस ऑफ फाइंडिंग क्योंकि आपके कोर्स में ही नहीं है तो उसकी कोई बात ही नहीं की गई है। वो जो म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है, वो इस सोर्स को सपोर्ट करेगा या इसको अपोज करेगा, वो डिपेंड करेगा इनकी सेंस ऑफ फाइंडिंग पे। मतलब वो इस तरफ को प्लस और माइनस क्रिएट करेगा, इसको वो जो ईएमएफ वाला सोर्स बनेगा यहाँ पे, वो उसको इधर करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कराने की कोशिश करेगा या इसी की डायरेक्शन में, तो वो सपोजिंग हो गया या अपोजिंग हो गया। तो वो डिपेंड करेगा कि ये कॉइल्स की, ये जो हमारे इंडक्टर कॉइल्स लगी हुई हैं, इनकी वाइंडिंग का सेंस कैसा है, कैसे कैसे लगा हुआ है। क्योंकि हम ये ऐसे बना देते हैं कॉइल, इससे हम ये नहीं बता सकते इनका वाइंडिंग का सेंस कैसा है। जैसे ये आप कॉइल ऐसे बना देते हैं, जैसे मैं एक टर्न बनाऊं, ऐसे एक टर्न बना दिया मैंने ऐसे। आप बता सकते हो क्या ये प्लेनर फिगर में, जब तक आपसे कुछ बताया ना जाए, आप बता सकते हो कि ये वायर इस वाले के ऊपर से गया है या इस वाले के नीचे से गया है? नहीं बता सकते हो ऐसे देख के। यहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं, इंटरसेक्शन हो रहा है दोनों का, ये वाला ऊपर से जा रहा है या ये वाला ऊपर से जा रहा है, नहीं बता सकते। इसी को कहते हैं सेंस ऑफ वाइंडिंग। मतलब जो ऐसे स्प्रिंग नुमा ये जो कॉइल बनी हुई है, वो क्लॉकवाइज ऐसे करंट जा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज ऐसे आ रहा है, हमें नहीं पता, बट उसका बड़ा इफेक्ट पड़ता है। वो बड़ा सा टॉपिक है, वो आप डिटेल में पढ़ते हो, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आईटी वगैरह में या इंजीनियरिंग में जो भी पढ़ते हो, ठीक है। तो इन सेंस ऑफ वाइंडिंग्स को की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन, इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन जो होता है, उसकी पोलैरिटी चेंज हो जाती है। वो पोलैरिटी किस पे डिपेंड करेगी? सेंस ऑफ वाइंडिंग पे, कि कौन सा ईएमएफ जो म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, उसकी पोलैरिटी डिपेंड करती है सेंस ऑफ वाइंडिंग पे। इस करंट की वजह से जो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसकी पोलैरिटी प्लस माइनस होगी या माइनस प्लस होगी। जो भी यहाँ पर इंड्यूस होगा वो हमें नहीं पता, वो हम तभी बता सकते हैं जब इसका वाइंडिंग का सेंस मालूम हो, वो किस तरीके से वाइंडिंग्स की गई हैं। तो उतना स्ट्रक्चर वो सब करने के बजाय, है ना, वो डिटेल में पढ़ाया जाता है, बट उसी को लास्ट में मैं पूरा उसका जो आईटी के लेक्चर्स है मैं उसी का बता रहा हूँ। तो वो पूरा करने के बाद एक तरीका तैयार किया जाता है जिसको बोलते हैं डॉट कन्वेंशन, और उस डॉट कन्वेंशन का यूज करके हम पोलैरिटी डिसाइड करते हैं। किसकी? इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन वाला तो सिंपल है, वो हम बता सकते हैं। करंट ऐसे इंक्रीज कर रही है, इधर को जा रही है, या डिक्रीज कर रही है, उसके हिसाब से हम पोलैरिटी बना देंगे। इंक्रीज कर रही है तो अपोज करेगी, डिक्रीज कर रही है तो बढ़ाने की कोशिश करेगा, सपोज करेगा एक्सटर्नल सोर्स का, ठीक है। वो हम सीधा बना सकते हैं, जहां से करंट एंटर कर रही हो वहां पर प्लस और आगे माइनस बनाकर उसका हम सोर्स दिखा सकते हैं सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का। बट जो भी हमारा म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, उसको उसकी पोलैरिटी को बनाने के लिए क्या एक कन्वेंशन यूज किया जाता है? डॉट कन्वेंशन। डॉट कन्वेंशन यूज किया जाता है जिससे हम बता सकते हैं कि एक्चुअल में पोलैरिटी क्या होगी, और फिर केवीएल लगा के फिर फाइनली हम उसका आंसर निकालते हैं, तब वो सही होता है। अदरवाइज ये मीनिंगलेस अधूरा क्वेश्चन है। अब जब वो कोर्स में है ही नहीं तो हम क्या करें फिर? तो हम करते क्या है फंडामेंटली, क्योंकि हमारे कोर्स में ही नहीं है, हमारे को बताया नहीं गया है, सिंपली हम करते क्या है, अपोजिंग नेचर ही ले लेते हैं। सिंपली जो है बुक्स में जितनी भी आप पढ़ोगे, तो हम करते क्या है कि जैसा नेचर सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का है, वैसा ही नेचर ले लेते हैं किसका? इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, दोनों का एक ही पोलैरिटी ले लेते हैं। प्लस माइनस अगर सेल्फ इंड्यूस्ड का है तो प्लस माइनस म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ का ही ले लेंगे। अगर अपोजिंग है सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो म्यूचुअल
म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ भी हम अपोजिंग ले लेंगे, और वो सपोजिंग है तो वो भी सपोजिंग है, मतलब एक ही पोलैरिटी कंसीडर कर लें। तो फंडामेंटली हम क्या करते हैं, अपोजिंग पोलैरिटी ही लेके उसको कंसीडर करके आगे सॉल्व कर लेते हैं। मतलब ऐसा कहीं आपको बुक में लिखा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये गलत चीज़ है। सही चीज़ आगे सिखाई जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें पहले नहीं बताई जाती, फिर धीरे धीरे आगे आती हैं हायर कोर्सेज में, लेकिन वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन पैदा करती हैं। या तो आप कोर्स में उसको डालो, या फिर उस पर क्वेश्चन ही मत दो उस तरीके के। तो ये गड़बड़ियाँ एनटीए की वजह से हुई हैं पिछले सालों में बहुत। तो मैं वीडियो लंबा करता जा रहा हूँ। मैंने क्या बताया, डॉट कन्वेंशन यूज किया जाता है सेंस ऑफ फाइंडिंग के लिए, या यूँ कहें म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी को जानने के लिए, पता करने के लिए। ठीक है, अब नहीं पता है तो हम अंडरस्टूड मान के चलेंगे कि एक ही नेचर के दोनों होंगे, एक ही टाइप से होंगे, पोलैरिटी सेम टाइप से दोनों में डेवलप होगी। दोनों की पोलैरिटी मतलब सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ और म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। बल्कि वो अपोजिंग भी हो सकते हैं, एक दूसरे के अपोजिट भी पोलैरिटी हो सकती है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ और म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ, या सेम डायरेक्शन भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। वो डिपेंड करेगा सेंस ऑफ फाइंडिंग पे, और वो सेंस ऑफ फाइंडिंग जानने के लिए डॉट कन्वेंशन यूज करते हैं। ठीक है, पोलैरिटी जानने के लिए। तो कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है। बट जब नहीं है तो हम जनरली ये मान के चलेंगे कि भाई एक ही डायरेक्शन में है, और एक ही डायरेक्शन में वो सिखा दिया जाता है। इसका पूरा बहुत डिटेल नहीं बताया जाता। तो उसी से जो आंसर आएगा वही हमारा सही आंसर माना जाएगा, क्योंकि कोर्स में नहीं है। बट आने दोनों आंसर चाहिए। थोड़ा सा भी बच्चा अगर दिमाग लगा के घुमा के वो समझ गया कि यार इसका आंसर ये भी होना चाहिए, ठीक है ना, दो आंसर आने चाहिए। बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, दिमाग तो बच्चों का बहुत इधर उधर भागता है, वो पता नहीं क्या क्या अच्छा अच्छा सोचते हैं वो, लेकिन सब कचरा करते जा रहे हैं एनटीए वाले। तो वो चीज़ें या तो फिर आप दोनों आंसर दीजिए, या फिर उसको बोनस करिए, है ना। तो ये अपना होता है, इसकी वजह से बच्चा कहीं ना कहीं सफ़र करता है। और जिसने कुछ नहीं सोचा वही अपना एक ही ढर्रा लेके चला गया, उसका आंसर सही हो गया इसमें। और जो अच्छा बच्चा है उसका गड़बड़ा गया, क्योंकि उसने सोचा, है ना। और हो सकता है उसका भी सही हो जाए लेकिन वो कहीं ना कहीं अपना टाइम उसमें लॉस करेगा ना। दोनों आंसर भी दे सकता है, वो गलत मान ले आईटी तो ये चीज़ें दिक्कतें हैं, कंट्रोवर्सी हैं। तो डॉट कन्वेंशन कहता ये है, जो भी इंडक्टर कॉइल होती है उसके एक तरफ डॉट लगा दिया जाता है, चाहे इधर चाहे इधर। ऐसे इसमें भी चाहे इधर चाहे इधर। अगर ये डॉट एक ही तरफ दोनों में लगे हुए हैं, सेम साइड में, ठीक है। और या ऐसा भी हो सकता है, इसमें इधर लगा है, इसमें इधर लगा है। या ऐसा भी हो सकता है, इसमें इधर लगा है, इसमें इधर लगा है। अपोजिट डायरेक्शन भी हो सकता है, सेम डायरेक्शन, मतलब ऐसे, ठीक है। तो डॉट एक तरफ ही लगाना है एक कॉइल में। इस तरीके का डॉट कन्वेंशन यूज किया जाता है। उस डॉट का मतलब क्या है वो भी थोड़ा मैं बता दूंगा अगर समझ पाए तो। लेकिन उसको समझने के लिए देखिए कि कैसे पोलैरिटी डिफरेंट हो सकती है। जैसे मैंने कहा, ये एक कोर है, मान लेते हैं अपना आयरन कोर है, और इस पे हमने एक वाइंडिंग कर दी, ये। और इसमें मैंने कुछ एक अल्टरनेटिंग सोर्स लगा दिया, टाइम के साथ वेरी कर रहा है, और इसमें करंट ऐसे भेज रहा है। तो किसी इंस्टेंट पे इधर भी करंट फ्लो करा रहा होगा, फिर ऐसे फ्लो कराएगा। तो हम वो इंस्टेंट ले रहे हैं जिस समय इधर को करंट ये फ्लो करा रहा है, और ये करंट इंक्रीज कर रही है, ये करंट इंक्रीज कर रही है टाइम के साथ। इधर बाइंडिंग हमने बनाई, देखिए सेंस ऑफ वाइंडिंग का मतलब समझ लिया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस तरीके से यहाँ पे हमने बना दिया। अब सर ये तो ऐसे हम सर्किट में दिखाने के लिए इनका हम इक्विवेलेंट डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर एक इंड्यूस्ड में पैदा होगा, इस कॉइल में भी इंड्यूस्ड में पैदा होगा, ठीक है। तो यहाँ तो हमने ऐसे दिखा दिया। ये करंट जो है इंक्रीज कर रही है, तो ये एक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगी। देखिए ऐसे करंट जा रही है ऐसे, तो फ्लक्स ऐसे जाएगा। तो फ्लक्स लाइंस जो होंगी ऐसे जाएंगी, ऐसे ऐसे इस कोर के थ्रू इस तरीके से फ्लक्स लाइंस जाएंगी, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस। अब
इसके ये दो टर्मिनल है, ये फ्लक्स जो करंट ये चेंज हो रहा है, अल्टरनेटिंग करंट है, बदल रही है, तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्योंकि इस कॉइल से जाने वाला फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब बात यह है कि ये पॉजिटिव होगा या ये नेगेटिव होगा, या फिर ये नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा, दोनों में से होना एक ही है। कैसे डिसाइड करेंगे? तो डिसाइड करने के लिए हमने क्या किया, इसको ऐसे किसी रेसिस्टेंस के थ्रू या ऐसे ही सीधे शॉर्ट कर दिया इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें जो, अब इसका अगर हम इक्विवेलेंट बनाएं, इस यहाँ पर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, मान लेते हैं ये ऐसे है, ये वोल्टेज सोर्स की तरह वर्क करेगा, ईएमएफ जो इंड्यूस होगा। अब ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, या ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, वो जानना है मुझे। ये है इसके टर्मिनल्स यहाँ ऐसे, ठीक है। तो अगर ये प्लस ये माइनस है, इस तरीके से अगर ये इंड्यूस्ड ईएमएफ बना ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन, ये म्यूचुअल इंडक्शन ही है, इसकी वजह से यहाँ इंड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो ये करंट ऐसे जाएगी और ये देखो करंट ऐसे जाएगी। अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ क्या कहता है, जो भी यहाँ पर फ्लक्स चेंज हो रहा है उसका अपोज करेगी ये करंट, करंट इस तरीके से प्रोड्यूस होगी, उसका अपोज करेगी। तो मैंने ऐसे मान लिया कि ऐसे प्रोड्यूस हो रही, तो देखिए ये करंट अगर ऐसे जा रही है तो ये फ्लक्स किस तरफ को, ऊपर को क्रिएट करेगी, ऐसे करंट जा रही है, देखो ऐसे, ये तो इस तरीके से जो हम ऐसे करंट ले जाएंगे, ये देखिए ये करंट को ग्रैब करिए तो ये फ्लक्स अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे क्रिएट करेगी। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि फैराडे क्या कहते हैं कि फ्लक्स अगर इंक्रीज कर रहा है तो उसको डिक्रीज कराने की कोशिश करेंगे, फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है तो उसको इंक्रीज कराने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर फ्लक्स क्या कर रहा है, आइए इंक्रीज कर रहा था, इसलिए ये फ्लक्स जो अंदर से जा रहा है वो इंक्रीज कर रहा है, ये करंट कुछ इस तरीके से प्रोड्यूस होगी कि फ्लक्स को डिक्रीज कराए, अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड लाइंस क्रिएट करेगी। तो बिल्कुल ये पॉजिटिव यहाँ क्रिएट होगा, यहाँ माइनस। अगर मैं ऐसे कर देता, यहाँ माइनस यहाँ प्लस कर देता, तो ये करंट कैसे जाती, ऐसे जाती। अब अगर ऐसे जाती तो फ्लक्स किधर क्रिएट होगा, नीचे को ही होगा, मतलब इस तरफ को फ्लक्स इंक्रीज कर रहा था और इसने भी इधर ही को प्रोड्यूस करा दिया, तो उसका सपोज करने लगा, फ्लक्स और इंक्रीज करने लगा। तो ये तो रूल के खिलाफ है, उस फ्लक्स के चेंज का अपोज करता है अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, ठीक। तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस तो नहीं हो सकता, लेकिन आप देखिए मैं इसका सेंस ऑफ वाइंडिंग चेंज कर रहा हूं, सेंस ऑफ वाइंडिंग चेंज कर रहा हूं। ये ऐसे ही रखा अपना, ये वही अपना अल्टरनेटिंग ईएमएफ सोर्स करंट दे रहा है, इस डायरेक्शन में जा रही है, इस इंस्टेंट पे हमने माना करंट इस तरफ को जा रही है और ये इंक्रीज कर रही है, ठीक है। किसी एक इंस्टेंट की बात कर लेते हैं, और इसकी वाइंडिंग्स को हमने ऐसे देखो ऐसे लगाया, ऐसे, ऐसे आकर के यूं, फिर यूं 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 ऐसे निकाल दिया। ये देखिए अब इन दोनों टर्मिनल में कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा। तो देखिए इसका हम ऐसे बना लेंगे, ये यहाँ ईएमएफ इंड्यूस होगा इस तरीके से। अब पोलैरिटी कैसे दिखाएं, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो ये करंट ऐसे जाएगी, अगर हम ऐसे रेजिस्टेंस को लगा दें करंट ऐसे जाएगी। जानने के लिए हमें कुछ जोड़ना पड़ेगा। अगर ऐसे पॉजिटिव ऐसे ले लें, ठीक है, तो ये जब करंट इधर जाएगी तो ऐसे आकर के इस तरीके से और ऐसे जाकर के ऐसे जाएगी। तो आप देखिए फ्लक्स को इस तरफ को इंक्रीज कराएगी, और जबकि इस करंट इंक्रीजिंग करंट की वजह से फ्लक्स ऐसे जा रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है, करंट इंक्रीज कर रही है, फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, और इसको इस वाले फ्लक्स के अपोजिट फ्लक्स क्रिएट करना चाहिए। करंट कुछ ऐसे फ्लो करेगी कि इसका अपोज करे, जबकि ये तो इसका सपोज कर रही है, तो इसका मतलब ऐसे पोलैरिटी नहीं होगी। कैसे पोलैरिटी होगी, पोलैरिटी आएगी यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो करंट ऐसे जाएगी ऐसे, तो ये करंट ऐसे ना हो करके कैसे होगी,
कैसे होगी, ऐसे होगी, ऐसे होगी, ऐसे होगी, ऐसे होगी, ऐसे होगी। अब देखिए, अब ये अपोजिट डायरेक्शन में फ्लक्स क्रिएट करेगा, क्योंकि ये फ्लक्स ऐसे इंक्रीज हो रहा था इसकी वजह से, और इसने अपोजिट डायरेक्शन में फ्लक्स क्रिएट कर दिया इस वाली करंट से। तो कहाँ, यहाँ माइनस बना, यहाँ प्लस बना, जबकि यहाँ क्या था, यहाँ प्लस यहाँ माइनस था। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन की पोलैरिटी चेंज हो गई ड्यू टू सेंस ऑफ वाइंडिंग। वाइंडिंग का सेंस पहले देखो हमने क्या किया था, ऊपर से ऐसे ले गए, नीचे से निकाल के ऐसे लाए, फिर ऐसे 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 निकाले। यहाँ पर क्या किया, नीचे से लेके गए, ऊपर से निकाले, फिर नीचे से लेके फिर ऊपर निकाले। क्लियर दिख रहा होगा। इसी चीज को सिंपल वे में, कॉन्साइड वे में, सर्किट्स में हम इतना बड़ा बड़ा सब चीजें थोड़ी दिखाएंगे। कई सारी कॉइल्स दिखाते हैं बहुत सारे, तो कहाँ कैसे कोर कहाँ बनी हुई है, कहाँ, वो तो दिखाई नहीं जाती, और इतना बड़ा स्ट्रक्चर थोड़ी बना के दिखाया जाएगा। तो उस चीज को कॉम्पैक्ट वे में समझने के लिए डॉट कन्वेंशन यूज किया गया। ठीक है, उस डॉट कन्वेंशन का रूल क्या कहता है वो मैं बताने जा रहा हूं। मैंने ये बताया कि म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी डिपेंड करती है सेंस ऑफ वाइंडिंग पे। ओके, अब डॉट कन्वेंशन ये कहता है, देखिए जैसे ये एक है मान लेते हैं हमारे पास, और एक ये। ओके, इसमें कुछ करंट आ रही होगी ऐसे I1, इसमें कुछ करंट आ रही होगी I2, ऐसे ऐसे हमने मान लिया, कुछ कुछ बन रहा होगा। इधर अपना रेजिस्टेंस सोर्स वगैरह कुछ लगे होंगे, इधर ही वोल्टेज सोर्स, वो सब होगा। हम इस पे कंसंट्रेट करें, यहाँ पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होंगे वो कैसे होंगे। ठीक है, एक तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, इस करंट अगर मान लेते हैं इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो अगर मैंने डॉट यहाँ लगाया और एक डॉट यहाँ लगाया, इन दोनों में ऐसे डॉट लगाओ, तो इसकी वजह से जो यहाँ ईएमएफ इंड्यूस होगा उसकी पोलैरिटी कैसे जानेंगे। तो इस डॉट को देखिए, इसकी वजह से वहां देखना है, तो इस डॉट को देखिए, इस डॉट पर करंट जो है इस इंडक्टर के अंदर एंटर कर रही है, और जब भी करंट एंटर करे, डॉट के ऊपर एंटर करे, जहां पर डॉट लगा हुआ है उस पॉइंट पे इंडक्टर के अंदर एंटर कर रही हो करंट, तो दूसरी वाली वाइंडिंग में जो म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसके डॉट पर पॉजिटिव लगाएंगे, प्लस पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा, और ये माइनस टर्मिनल बनेगा। बाकी आप जाते हो इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड क्या होता है, एम डी आई बाई डी टी, एम डी आई बाई डी टी। अब ये आई कौन सा होगा, इसकी वजह से इसमें इंड्यूस हुआ, तो ये I1 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये एम डी आई बाई डी टी, डी आई वन बाई डी टी, ये म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी होगी प्लस माइनस। इसकी वजह से देखो, तो ये करंट यहाँ पर एंटर कर रही है इस कॉइल में, डॉट टर्मिनल पे, तो इस वाले में डॉट वाले पर क्या बनेगा, पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। यहाँ पर कितना होगा, एम डी आई टू बाई डी टी, क्योंकि उसकी वजह से इसमें इंड्यूस हो रहा है। पोलैरिटी ये रहेंगी प्लस माइनस प्लस माइनस। उसको हम ऐसे दिखा सकते हैं इस तरीके से, प्लस माइनस ये करके, वोल्टेज के फॉर्म में, सोर्स के फॉर्म में। ठीक है, वो इक्विवेलेंट डायग्राम बना सकते हैं केवीएल लगाने के लिए। ओके, अगर ये डॉट ऐसे होता, देखो यहां ना होता, ऐसे होता, ये यहां होता, मैग्नीट्यूड तो इतना ही होगा, पोलैरिटी हमें देखनी है, ये यहां, ये यहां, तो ये करंट ऐसे आई और इधर चली गई, तो इस इंडक्टर में डॉट टर्मिनल जहां है वहां पर करंट क्या कर रही है, एंटर नहीं कर रही, लीव कर रही है। तो इंडक्टर को इस डॉट टर्मिनल पर करंट जो है लीव कर रही है। ठीक, जो करंट जा रही है इस इंडक्टर में, डॉट टर्मिनल जहां पर बना हुआ है, ठीक है, इस टर्मिनल पे डॉट है, उससे करंट लीव कर रही है, कंडक्टर के अंदर नहीं जा रही है, उसको छोड़ रही है। तो दूसरे वाले में जहां डॉट होगा वहां माइनस बनेगा, तो अब जो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो माइनस प्लस, उसकी पोलैरिटी ऐसे होगी, प्लस माइनस ये बनेगा, और मैग्नीट्यूड तो यही रहेगा, एम डी आई वन बाई डी टी, यहाँ भी डी एम डी आई टू बाई डी टी,
ठीक है, I2 उसमें, तो उसकी वजह से यहाँ करंट क्रिएट होगा, EMF क्रिएट होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर डॉट पर क्या है, एंटर कर रही है ये वाली करंट I2, तो इसके डॉट पर क्या बनेगा, पॉजिटिव, तो यहाँ क्या बनेगा, पॉजिटिव, यहाँ क्या बनेगा, नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरीके से हो सकता है डॉट दोनों इधर ही हो, तो फिर उसे डिसाइड कर लेंगे। हो सकता है इसका डॉट इधर हो, इसका डॉट इधर हो, फिर डिसाइड कर लेंगे। तो ये पोलैरिटी को सही तरीके से दिखाने के लिए इस डॉट कन्वेंशन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये अपना आप पढ़ोगे आगे, अगर इंजीनियरिंग करने वाले बच्चे हैं करेंगे तो आगे ये सिलेबस में आएगा आपको। हालांकि आपके आईटी के सिलेबस में नहीं है, ना एडवांस के ना मेंस के, तो एडवांस का ही क्वेश्चन है, तो हम लोग क्या मान के चलेंगे, हम पोलैरिटी सेम मान के चलेंगे कहानी। ठीक है, तो अब हमें मेन क्वेश्चन कुछ नहीं, 2 ही मिनट का क्वेश्चन, 2 ही मिनट का है। अगर फार्मूला याद है तो 2 मिनट का है, फार्मूला डिराइव करना है तो 3 मिनट का है, और इसके पीछे फंडा काफ़ी कुछ है। ठीक है, बट वो फंडा आपके कोर्स में नहीं है, तो सिंपली हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, डायरेक्ट अगर हम यूज कर सकते हैं उस एनर्जी का रिलेशन, सेल्फ एनर्जी प्लस म्यूचुअल एनर्जी, म्यूचुअल एनर्जी होती है आपस में। ठीक है, जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हो ना, सेल्फ एनर्जी और म्यूचुअल एनर्जी, इंटरेक्शन एनर्जी और सेल्फ एनर्जी, है ना, चार्ज स्फीयर्स के बीच में, चार्ज स्फीयर्स की अपनी सेल्फ एनर्जी भी होती है, 2 स्फीयर्स हैं तो उनकी आपस में इंटरेक्शन एनर्जी भी होगी। टोटल एनर्जी आप याद करते थे, वैसे यहाँ पर भी होगी। सेल्फ एनर्जी होती है हाफ एल आई स्क्वायर, म्यूचुअल एनर्जी होगी MI1I2। एम क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, I1I2 जो करंट जा रही होगी, बस कहानी खत्म हो गई। तो वो जो एनर्जी स्टोर हुई है टोटल सिस्टम में, टोटल सिस्टम में सेल्फ एनर्जी इनमें अपनी खुद L1 L2 की वजह से है, और चूंकि इनका फ्लक्स आपस में एक दूसरे से लिंक कर रहा है, जैसे म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से जो एनर्जी यहाँ आएगी इस सिस्टम में, यहाँ पर स्पेस में स्टोर होगी। ठीक है ना, वो इंटरेक्शन एनर्जी होगी, और दोनों का समेशन, वो एनर्जी जो स्टोर हुई वो किसके इक्वल होती है, वर्क डन बाय दीज सोर्सेस अगेंस्ट द EMF इंड्यूस्ड, EMFs, दो EMF इंड्यूस हो रहे हैं, EMFs इंड्यूस इन दीज कॉइल्स, जो भी EMF इंड्यूस हुए उनके अपोज में वर्क करेंगे ये दोनों सोर्सेस, और दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी इन दिस सिस्टम। अब वो किसके बराबर होगी, इसकी एनर्जी प्लस इसकी एनर्जी प्लस इनकी इंटरेक्शन एनर्जी। ठीक है, तो वो एनर्जी हम जानते हैं हाफ एल I1 स्क्वायर, दूसरे की होगी हाफ एल I2 स्क्वायर। ये सेल्फ एनर्जी, सेल्फ या हमको इंट्रिंसिक एनर्जी भी कहते हैं। इंट्रिंसिक मतलब इसी की अपनी एनर्जी, इसकी अपनी एनर्जी, और चूंकि इनके बीच में आपस में फ्लक्स एक दूसरे को कट कर रहा है या लिंक कर रहा है, तो उसकी वजह से एक और टर्म आता है M इंटू I1 इंटू I2, यहाँ पर हाफ नहीं होता। ठीक है, M इंटू इसकी करंट इंटू इसकी करंट, ये बस इसी में आप, अब यहाँ पर वही हमने जो भी डॉट कन्वेंशन बताया, अगर एक में प्लस एक में माइनस, या एक में प्लस दोनों में प्लस, वो जो म्यूचुअली इंड्यूस्ड EMF था उस पर डिपेंड करेगा कि यहाँ पर प्लस है, ये तो दोनों प्लस रहेंगे, सेल्फ एनर्जी तो प्लस रहेगी, वो नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है ना, मतलब इंट्रिंसिक एनर्जी, इसमें देखो I1I2 ये स्क्वायर्स में है ना, और ये I1I2 अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, तो ये नेगेटिव भी हो सकता है, या M का, वो हम I1I2 नहीं लेंगे, वो हमने डॉट कन्वेंशन जो बताया उसी से आता है। ठीक है, ये तो पॉजिटिव ही रहेंगे, बट यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों हो सकता है, या तो प्लस होगा या माइनस होगा, वो डिपेंड करेगा सेंस ऑफ वाइंडिंग पे, और फिर ये डिराइव करके निकाला जाता है। ओके, तो ये अपना फार्मूला बनता है, इसी में रख देंगे तो वैल्यूज आ जाएंगे। ठीक, ये I1I2 क्या है, करंट, जब करंट स्टेबलाइज हो चुकी है, स्टेडी स्टेट आ चुकी है। ठीक है, उस समय की करंट है, कांस्टेंट हो चुकी है करंट। ठीक है, तो उस समय इनमें एनर्जी जो स्टोर हुई हैं वो इतनी इतनी एनर्जी स्टोर होगी, क्योंकि कांस्टेंट करंट जा रही है तो इसमें एनर्जी इतनी होगी, इसमें एनर्जी इतनी होगी, और इनके बीच में जो भी इनके आपस में इंटरेक्शन की वजह से एनर्जी है वो इतनी होगी, और रख दीजिए, कहानी खत्म। तो आप जानते हो स्टेडी स्टेट में इसमें करंट कितनी जाएगी, ये तो बिहेव्स एज ए शॉर्ट सर्किटेड, क्योंकि अब फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा।
कोई ईएमएफ भी नहीं होगा और इसमें रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है इंडक्टर का। ठीक है, तो आप जानते हो स्टेडी स्टेट में इंडक्टर बिहेव्स एज ए शॉर्ट सर्किट। तो हमारे पास रेसिस्टेंस कितना है 5, वोल्टेज कितना है 5, 5/5 1 एम्पियर करंट जाएगी, I1 हो गई 1। इसमें देखिए यहाँ हो जाएगी 2 V/R, यहाँ 2 एम्पियर हो गई, तो 1 और 2। बाकी L1 दिया हुआ है 10 मिली हेनरी, L2 दिया हुआ है 20 मिली हेनरी और M दिया हुआ है 5 मिली हेनरी। तो ये वैल्यूज पुट करके हम जब आंसर निकालते हैं तो वैल्यू आप पुट कर लीजिए। बस मिली पूछा आपसे गया है, इसमें पूछा गया है मिली जूल में पूछा गया है। एनर्जी जो भी हमारा वर्क डन होगा बाय सोर्सेस वो मिली जूल में पूछा गया। तो मिली जूल में जो आंसर आएगा यहाँ पर हम कर लेते हैं। चलो हाफ L1 कितना है 10 मिली हेनरी, तो 10 ही रख देते हैं और मिली कंटिन्यू रखते हैं सब में। ठीक है, वो मिली जूल कर देगा, बाकी जूल बनेगा। तो हाफ इंटू 10 इंटू I1 हो गया 1 प्लस हाफ L2 और L1 हो गया कितना 10, L2 हो गया 20 और I2 हो गया 2, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर करेंगे प्लस माइनस M कितना है 5 इंटू I1 कितना 1, I2 कितना 2। तो यहाँ से देखिए आप ये आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 2 40, 40 5 45, तो 45 हो गया। यहाँ प्लस माइनस कितना हो जाएगा 10। तो फाइनली ये आंसर कितना हो सकता है, अगर प्लस लोगे तो 55, माइनस लोगे तो 35 मिली जूल, क्योंकि मिली कंटिन्यू किया हमने, ये मिली। ठीक है, 10 की पावर -3 लिखना था, वो नहीं लिखा, वो मिली हो जाएगा, ये भी मिली जूल। तो दो आंसर हो सकते हैं आपके, तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के बता दिया आपको। ठीक है, डेरिवेशन कैसे करेंगे, इसका केवीएल लिखेंगे, इसका केवीएल लिखेंगे और फिर उससे हम बता सकते हैं एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, ये हम डायरेक्ट बता दिए। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के अपोज में जो भी वर्क होगा वो केवीएल लगा के बताया जा सकता है। ठीक है, जैसे इसको हम ऑन करेंगे तो यहाँ पर V1 को क्या लिखोगे, V1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर एक सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा L dI1/dt और एक ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा, वो लिखोगे प्लस M dI2/dt और प्लस लिखोगे I इंटू R1, ये केवीएल लगेगा। ठीक है, ये कैसे बिहेव करेगा, ऐसे देखिए, इस तरीके से बिहेव करेगा। यहाँ पर रेसिस्टेंस ऐसे लगा दिया और ये स्विच ऑन कर दी और स्विच ऑन करके ये करंट ऐसे जा रही है। ठीक है, ये करंट ऐसे जा रही है, तो यहाँ पर इसकी पोलैरिटी प्लस माइनस, इसकी भी पोलैरिटी प्लस माइनस, क्योंकि जैसे करंट बढ़ना स्टार्ट करेगी ये एक अपोजिंग ईएमएफ ऐसे लगा देगा और उसी डायरेक्शन में हम म्यूचुअली इंड्यूस वाला भी मान लेंगे ये इस डायरेक्शन में। तो ये क्या है L di/dt है, हाँ di1/dt है और ये क्या है M di2/dt है। इसका मैग्नीट्यूड इस वाले वोल्टेज का इतना है, इस वाले वोल्टेज का इतना है और ये R लगा हुआ है R1, केवीएल लगा दो माइनस से प्लस, तो सेकंड वाला कन्वेंशन यूज करो, माइनस से प्लस गए तो प्लस लिखा क्या प्लस V1। ठीक है, फिर प्लस से माइनस गए तो माइनस टाइम्स दिस, फिर प्लस से माइनस गए तो माइनस दिस, फिर यहाँ प्लस माइनस, करंट बढ़ जा रही है ना, तो करंट के डायरेक्शन में वोल्टेज घटता है प्लस माइनस, फिर माइनस दिस I इंटू R1, यहाँ वोल्टेज कितना होगा I इंटू R1, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो ये सारे टर्म माइनस के हैं उधर चले जाएंगे, यही सारी चीजें, तो ये V1 लिखा गया। सिमिलरली V2 लिख सकते हैं आप। तो ये V1 ने जो वर्क किया वो कैसे निकलेगा, इस ईएमएफ ने जो वर्क किया वो कैसे पता चलेगा, तो हम जानते हैं पावर क्या होती है V इंटू I, और फिर टाइम से अगर पावर को मल्टीप्लाई करो तो वर्क आ जाता है। ठीक है, तो अगर हम dt टाइम में वर्क निकालना चाहते हैं तो इसको हम I1 इंटू dt से मल्टीप्लाई कर दें तो VIT वर्क हो जाएगा बाई सोर्स। अब ये वर्क जो जाएगा किस में जाएगा,
इसके अपोज में ये है क्या, यहाँ से यहाँ तक ये टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ है ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन, ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन। तो इसकी वजह से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, जैसे हमने इसको निकालना है मान लो, तो हम मल्टीप्लाई कर लें I1 V1 I1 dt, और यहाँ I1 dt से मल्टीप्लाई करो, dt dt कैंसिल हो जाएगा, तो L I1 d I1 प्लस यहाँ I1 dt, dt dt कैंसिल हो जाएगा, तो M I1 d I2, dt dt कैंसिल, I1 मल्टीप्लाई कर दिया तो M I1 d I2 प्लस यहाँ I1 dt से किया तो I1 स्क्वायर R dt। अब ये जान y स्क्वायर आर टी dt हो गया, t की जगह dt टाइम इंटरवल। ये हीट लॉस है किसके क्रॉस, इसके क्रॉस, वो तो हमें निकालना नहीं। बाकी जो ये बचा ये, तो सोर्स ने टोटल वर्क किया, कुछ हीट के फॉर्म में लॉस हो गया यहाँ पर रेसिस्टेंस के थ्रू, और ये जो वर्क हुआ ये दोनों इंड्यूस्ड ईएमएफ के अपोज में वर्क हुआ, तो ये वाला वर्क हमें चाहिए। ठीक है, सिमिलरली उसका निकालेंगे, तो ये वर्क कैसे निकलेगा, तो इसको ये वर्क और प्लस इसमें जो ऐसे होगा वो दोनों का समेशन पूछा गया है वर्क डन बाय सोर्सेस अपोज अगेंस्ट टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ्स इन द कॉइल्स। तो टोटल वर्क क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा L I1 d I1, उसको हम dw कहेंगे। ठीक है, dt टाइम में वर्क डन कितना होगा dw। टोटल वर्क हम निकाल लेंगे इंटीग्रेट करके, जैसे भी निकालना चाहेंगे। L I1 d I1 प्लस उसमें आएगा ये L1 लिखेंगे, सॉरी L1, ठीक है ना, L1 लिखेंगे, m तो दोनों के लिए सेम होता है L1, तो L1 ये हो गया। फिर उसका आएगा L2 और उसमें आएगा सिमिलरली I2 और d I1 आएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस ये सेकेंड टर्म इसमें M I1 d I2 प्लस उसमें कितना आएगा M I2 d I1। ठीक है ना, इसमें आया L1 I1 d I1, इसमें आएगा L2 I2 d I2। ठीक है ना, ये वाला टर्म तो सिमिलरली उसमें भी आएगा। अब ये वाला टर्म जो है M I1 d I2 है, ठीक है, तो उसमें क्या आएगा M I2 d I1 I2 रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चार टर्म आ गए। अब देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ d और ब्रैकेट में हाफ L I1 स्क्वायर। इस वाले टर्म को क्यों लिखा है ऐसा, d मतलब डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करो कितना आएगा 2I1 इंटू डी I1, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, I1 आ जाएगा और डी I1 यही आ जाएगा। सिमिलरली इस वाले टर्म को कैसे लिख सकते हो, प्लस डी टाइम्स नहीं, डी डिफरेंशिएशन है ये, हाफ L1, सॉरी इसमें L1 है, इसमें L2 I2 स्क्वायर, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यही चीज आ जाएगी। इसको देखो m कॉमन है, I1 d I2 I2 d I1, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा m टाइम्स d I1 I2। डिफरेंशिएशन किस पे लगा दिया, I1 I2 पे। डिफरेंशिएट करो, फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो क्या आ जाएगा I1 d I2 प्लस I2 d I1, यही आ जाएगा। यहाँ m कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में क्या आएगा I1 d I2 प्लस I2 d I1, वही चीज यहाँ आ जाएगी। यहाँ था dw, तो dt टाइम इंटरवल में इतना वर्क डन हुआ। स्टेबलाइजेशन टोटल टाइम इंटरवल के हमें पता करना है, ठीक है ना, जब स्टेबलाइज हो जाता है तो हम क्या करेंगे, डी कैंसिल कर दो, बस नेट वर्क डन आ गया। डिफरेंशिएशन यहाँ भी, डिफरेंशिएशन यहाँ भी, डिफरेंशिएशन यहाँ भी, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं, बाय इंटीग्रेशन भी हम कर सकते थे, दूसरा भी मेथड है, तो सिंपली हमने ऐसे कर लिया। तो वर्क डन कितना आ गया, हाफ L I1 स्क्वायर प्लस हाफ L I2 स्क्वायर प्लस M I1 I2, ये अपना वर्क डन आएगा, वही हमने लगाया था। माइनस कब आएगा, जब इनकी पोलैरिटी चेंज हो जाए, ये प्लस हो जाए माइनस और ये वाला क्या हो जाए माइनस प्लस, तो यही टर्म जब केवीएल लगाओगे तो एक टर्म माइनस में आ जाएगा। केवीएल हमने कहाँ लिखा था, V1 वाला, जो भी कहीं भी लिखा हो, ठीक है ना,
तो उसमें जो जैसे v1 हम लिखें, v1 को लिखेंगे L1 di1 बाई डी टी, फिर माइनस में आ जाएगा ये वाला टर्म m di2 बाई डी टी, और प्लस वही रहेगा i1 r1। ठीक है, सिमिलरली उसमें जब लगाएंगे तो ये वाला टर्म माइनस में आएगा, और फिर वही करेंगे तो ये माइनस आता चला जाएगा, माइनस में कॉमन यहाँ पर m फाइनली में यहाँ पर माइनस में दिखेगा। तो वो सेंस ऑफ पॉइंट पर डिपेंड करेगा कि यहाँ पर म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ जो था m di2 बाई डी टी वो माइनस प्लस होगा या प्लस माइनस होगा, तो वो डॉट कन्वेंशन पर डिपेंड करता है। तो इसलिए दो आंसर हो सकते हैं, इसलिए इस वाले फार्मूले में हम प्लस माइनस दोनों लगाया था मैंने यहाँ पे ये। ठीक है, बहुत सारे इसके तरीके हैं सॉल्व करने के, तो हमने सिंपलेस्ट वे में कुछ ना कुछ बताने की कोशिश की। उसमें काफ़ी एक थ्योरी में मैंने आपको एक्सप्लेन की कि कैसे डिपेंड करेगा सेंस ऑफ ओनली। ओके, थैंक यू। वीडियो लंबा हो गया, कोई बात नहीं।